हेलो फ्रेंड्स, आज से हमारे चैनल पर बायोलॉजी की क्लासेस शुरू हो गई हैं और आज ये जो होता है हमारा पहला क्लासेज है जो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लासेज है। हमारे चैनल पर जो बायोलॉजी की क्लासेस शुरू हुई वो 0 लेवल से जो होता है उच्च लेवल तक चलेगा। ठीक है, यानी कि इसमें सारे एग्जाम्स के जो होता है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि सारे एग्जाम्स के लिए जो होता है। ठीक है, आज जो होता है हमारा पहला क्लासेज है और हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं बीच बीच में जो होता है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज से क्लासेस शुरू करते हैं और ये क्लासेस जो होता है हर एक दिन गैप करके जो आएंगे। ठीक है, बीच बीच में जो गैप वाले दिन होंगे उसमें जो होता है सीटेट से संबंधित जो होता है क्लासेस चलेंगे। ठीक है, आज क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो होता है साइंस के बारे में जानते हैं। साइंस को जो होता है 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाम ही आ गया है जीव, यानी कि इसमें जीवों का अध्ययन होगा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम अरस्तु था। उस समय उन्होंने बताया कि बायोलॉजी जो होता है, ये जो है ब्रांच, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव जंतु जानवर का अध्ययन करते हैं। इसमें किसी और चीज़ का अध्ययन नहीं होता है, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन जो होता है बायोलॉजी में नहीं होता है। तो उस समय जो होता है लोगों ने अरस्तु की बातें जो होता है मान ली है और उस समय अरस्तु को जो होता है बायोलॉजी का फादर बताया, यानी कि बायोलॉजी के जन्मदाता कौन बने, तो अरस्तु बने। अरस्तु को जो होता है फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन बने, तो अरस्तु बने। लेकिन जैसे जैसे जो होता है समय बीतता गया तो बाद में मालूम चला कि नहीं, बायोलॉजी में सिर्फ हम जीव जंतुओं का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि इसमें हम पेड़ पौधे का भी अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम पेड़ पौधे को जो होता है बायोलॉजी में कैसे रखा गया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम जगदीश चंद्र बोस था। जगदीश चंद्र बोस, देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम जगदीश चंद्र बोस था। उन्होंने जो होता है पादपों को यानी पेड़ पौधों को सजीवों के श्रेणी में रखा। उनका कहना था, उन्होंने पेड़ पौधों को जो होता है एक कैस्कोग्राफ नामक मशीन द्वारा जांच किया। क्रैस्कोग्राफ क्या था, एक मशीन था। ठीक है, एक क्रैस्कोग्राफ नामक मशीन द्वारा जो था पादपों की जांच की गई, यानी पेड़ पौधों की जांच की गई कि क्या पेड़ पौधे भी सजीव हैं। तो ये जांच करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, जगदीश चंद्र बोस। तो इन्होंने जो होता है जांच किया कि हाँ पेड़ पौधे भी जो था सजीव है। अब यहाँ पे बात आएगी कि सजीव है तो इसमें जो होता है जीव जंतुओं का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वो सजीव है, और ये होता है इसी में जो होता है पादपों का भी अध्ययन किया जाता है। तो उस समय जो होता है बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट हो गया आपका जूलॉजी और एक पार्ट हो गया आपका बोटनी। बोटनी में यानी क्या आ गया, पादप, जो पेड़ पौधों को होता है बायोलॉजी में हम पादप बोलते हैं, और जूलॉजी में आ गया जंतुओं का अध्ययन। देखिए, बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया गया, एक जूलॉजी और एक बोटनी। बोटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान बोलते हैं और जूलॉजी को हिंदी में जो होता है जंतु विज्ञान बोलते हैं। जंतु विज्ञान यानी इसमें सिर्फ जंतुओं का अध्ययन होता है, और बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। बायोलॉजी के ये दोनों पार्ट्स में आ गए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि पादपों को सजीवों की श्रेणी में कौन किसने रखा और कैसे मतलब मालूम चला। तो पादपों को जो होता है सजीवों के श्रेणी में रखने वाले वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस थे, और उन्होंने इसकी जांच कैसे की थी, तो कैस्कोग्राफ नामक मशीन द्वारा। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है। अब बात आती है कि जिस तरह बायोलॉजी के फादर अरस्तु थे, उन्होंने बताया कि बायोलॉजी में सिर्फ जीव जंतु आते हैं। यहाँ भी जीव जंतुओं का ही बात किया गया, इसीलिए जूलॉजी के फादर भी कौन हो गए, अरस्तु। जूलॉजी के फादर भी कौन हो गए, अरस्तु। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो होता है पादपों के बारे में विस्तृत जानकारी करके कौन बताया, तो वो हो गए थियोफ्रेस्टस। यहाँ चलते हैं तो कौन वैज्ञानिक थे, थियो
थियोफ्रेस्टस। यानी फादर ऑफ कौन, फादर ऑफ बोटनी कौन बने, फादर ऑफ बोटनी जो होता है आपके कौन बने, तो थियोफ्रेस्टस बने। जूलॉजी के फादर कौन बने, अरस्तु। ये बायोलॉजी के फादर अरस्तु, जूलॉजी के फादर भी अरस्तु बने, क्योंकि दोनों में जंतुओं के बारे में बात किया गया था। पादपों को अलग से सजीवों की श्रेणी में रखा था, तो इसके बारे में जो था पादपों का विस्तृत जानकारी किए थे, कौन दिए थे, तो वो थियोफ्रेस्टस, इसलिए थियोफ्रेस्टस को बोटनी के जो होता है पिता कहा गया। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गई। अब देखिए, मान लेते हैं कोई बच्चा धरती पर आया, उसके कोई ना कोई पेरेंट्स होगा जो उसको जन्म दिया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बच्चे को जन्म दिया वही उसका नामकरण करे। ठीक उसी प्रकार जिस तरह बायोलॉजी के फादर को जो फादर अरस्तु है, तो बायोलॉजी का नामकरण भी जैसे कि बच्चों के नामकरण कुछ रिलेटिव्स कर देते हैं, उनके रिश्तेदार कर देते हैं, उसी प्रकार बायोलॉजी का नामकरण कोई अन्य वैज्ञानिक के थे। और बायोलॉजी का नामकरण जो होता है कौन किसने किया, बायोलॉजी का नामकरण, ये क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी का नामकरण जो होता है 1802 ईस्वी में किसने किया, लैमार्क एवं ट्रैविरेनस। लैमार्क और ट्रैविरेनस ने किसका होता है, जीव विज्ञान का नामकरण किया था। ठीक है, इसके यहाँ पर दो क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे इसमें काफी उलझते हैं। देखिए, बायोलॉजी के फादर अरस्तु है, लेकिन बायोलॉजी का नामकरण किसने किया था, तो वो किया था लैमार्क और ट्रैविरेनस ने। यहाँ तक सबको क्लियर है। हम आगे बढ़े। अब हम आगे जानेंगे कि जो बायोलॉजी शब्द आया था वो आया कहाँ से, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया। देखिए, बच्चे ने जन्म लिया तो उसके पेरेंट्स अलग हो गए, उस बच्चे का नामकरण किसी ने किया तो वो नामकरण करने वाले वैज्ञानिक अलग हो गए। इसके बाद जो होता है, बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि ये बचवा के जो नाम है बहुत खूबसूरत है, आखिर ये नाम जो के रख ले बा, और कहाँ मतलब का सोच के नाम रखल गइल बा, काची एकरा में लड़का में से गुड़ दिखल की नाम रखल गइल बा, ऐसा लोग बोलते हैं। तो यही बात यहाँ पर बायोलॉजी के लिए भी है कि इसके फादर कोई और है, इसका नामकरण कोई और किया, तो आखिर ऐसा क्या नाम में था, इस नाम का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है इसका नाम बायोलॉजी रखा गया। और इस नाम इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, इसका गुण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, बायोलॉजी जो वर्ड है ये आया कहाँ से, ये नाम जो होता है लोगों को पसंद आया कहाँ से, तो बायोलॉजी जो होता है यह एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। ये कैसा वर्ड है, तो यह एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। अब जो होता है ग्रीक भाषा में बायोलॉजी को क्या कहा जाता है, तो बायोलॉजी को दो नामों से जानते हैं। देखिए, बायोलॉजी को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक होता है बायोस और दूसरा होता है लोगोस। बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। ऑल लिविंग मतलब होता है सभी प्रकार के सजीव, सभी प्रकार के सजीव, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो इसके नाम से आ गया कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, सभी प्रकार के सजीवों का अध्ययन कहाँ होता है, बायोलॉजी में होता है। और ये भाषा कैसी है, ग्रीक भाषा है। ओवरऑल एक बार समझते हैं कि बायोलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी का नामकरण किसने किया, लैमार्क और ट्रैविनस ने किया था। बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, तो वो आया था ग्रीक भाषा का शब्द था। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, तो बायोज प्लस लोगोज। बायोज का मतलब होता है सभी प्रकार के सजीव और लोगोज का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि सभी प्रकार के सजीवों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं।
और पेड़ पौधों को जो होता है सजीवों की श्रेणी में कैसे रखा गया, तो कैस्कोग्राफ नामक मशीन द्वारा जांच किया गया, तो मालूम चला कि पादप भी एक प्रकार के सजीव है। और सजीव कहाँ रहेंगे, तो बायोलॉजी में। और बायोलॉजी में पहले से किसका अध्ययन होता था, तो जीव जंतुओं का। यानी कि जीव जंतु और पादप, इन दोनों जो होता है ये दोनों सजीव की कैटेगरी में आते हैं, और दोनों कहाँ रहते हैं, बायोलॉजी में, यानी कि जीव विज्ञान में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए, कहीं भी आप देखें, अगर किसी भी वर्ड में लॉगी लगा हो, लॉगी, तो इसका मतलब होता है इसका अध्ययन। इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन। और इसके ठीक आगे वाला वर्ड जो भी यहाँ पर हो उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि मार्फोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियक मतलब होता है हृदय, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रो मतलब क्या होता है, किडनी, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। इसके बाद न्यूरोन क्या होता है, ब्रेन का सेल है, और न्यूरॉन का अध्ययन क्या होता है, ब्रेन का अध्ययन न्यूरोलॉजी। यानी कि लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन, और इसके ठीक आगे जो वर्ड लगा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका अध्ययन हो रहा है। जैसे कि न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इसके बाद जो होता है ऑरिथोलॉजी, मार्फोलॉजी, ये जितना भी होता है ये क्या होता है, जहां भी लॉजी लगाओ उसका अध्ययन होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो होता है सबसे दो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जिसको आप नोट कर लीजिए, या फिर देखिए अभी रुकते हैं यहीं पर। यहाँ पर आ गया कि सभी प्रकार के सजीव, सभी प्रकार के सजीव, और सजीव को हम कहाँ रखेंगे, जीव विज्ञान में। तो यहाँ पर सभी पूछते हैं कि हम लोग ने दो चीजों के बारे में जानते हैं, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। एक होता है लिविंग थिंग्स, एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। यदि हम लिविंग थिंग्स होता है यानी सजीव, उसका अध्ययन यदि हम बायोलॉजी में करते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन हम कहाँ करते हैं। देखिए नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि क्या होता है, निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें क्या होता है, उसका मतलब होता है निर्जीव। और निर्जीव में क्या आता है, एटम। एटम मतलब क्या होता है, परमाणु, ठीक है। और परमाणुओं का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, परमाणुओं के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, तो या तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं या फिर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। परमाणुओं के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखिए अब आ गया साइंस, जिसको हम विज्ञान कहते हैं, जिसमें होता है कि सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से, वो विज्ञान आता है। विज्ञान को 2-3 भागों में बांटेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम सिर्फ सजीव के बारे में पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो होता है निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे कि बल्ब कैसे जलता है, मार्कर कैसे चलता है, पंखा कैसे चलता है, इन सारी जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उसके अध्ययन जो होता है किसमें होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और सजीव का अध्ययन किसमें होता है, बायोलॉजी में। यहाँ तक क्लियर है सबका। चलिए अब आते हैं, हम जानेंगे कि दो चीजें होती है, सजीव और निर्जीव। हम मतलब इसका कैरेक्टर कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज होता है सजीव है और कोई चीज निर्जीव है। यानी कि मैं सजीव हूँ, ये जो होता है मार्कर निर्जीव है, ये बोर्ड निर्जीव है, या फिर ये बोर्ड सजीव है या मैं निर्जीव हूँ। तो हम दोनों में जो होता है क्या अंतर है, मतलब सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, हम सजीव को कैसे पहचानेंगे कि सजीव है। तो उसके कुछ बेसिक्स कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे कि कौन चीज जो होता है किसी सजीव में ऐसा क्या है कि वो हमें लगेगा कि वो सजीव है और ये वस्तु क्या है, निर्जीव है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको दो क्वेश्चंस यहाँ पर बता देते हैं। देखिए पहला जो होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम्स में मतलब ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन की पूछेगा, हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक पुस्तक जो होता है किसने लिखा है। तो आपको अभी पता है कि जीव जंतुओं के बारे, पिता कौन है, अरस्तु, और उन्होंने सिर्फ जीव जंतु यानी कि जानवर के बारे में अध्ययन किया था। तो ये बुक किसने लिखा है, तो ये बुक जो होता है अरस्तु ने लिखा है। हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक बुक किसने लिखा है, अरस्तु ने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम
हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक किसने लिखा है? यहाँ पर किसके बारे में बात किया गया है? प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, पादपों के बारे में बात की गई। और पादपों के पिता यानी कि बोटनी के फादर, वनस्पति विज्ञान के फादर कौन थे? तो वो थे थियोफ्रेस्टस। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक जो बुक लिखा था वो कौन किसने लिखा है? तो थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस किसने लिखा? तो थियोफ्रेस्टस ने जो होता है हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक लिखा है। ये दोनों क्वेश्चंस जो होता है आपके एग्जाम में जो होता है आते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम यहाँ से चलेंगे कि सजीवों का बेसिक कैरेक्टर क्या, हम कैसे जानेंगे कि कोई वस्तु सजीव है और कोई वस्तु निर्जीव है। मैं सजीव हूँ, आप सजीव है, ये बोर्ड निर्जीव है, ये मार्कर निर्जीव है, ये माइक निर्जीव है। तो हम कैसे मालूम चलेगा? तो उसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया? चलिए अब हम पढ़ेंगे सजीवों का बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, देखिए पहला बेसिक कैरेक्टर इसका, किसी भी सजीव में पहला बेसिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए? सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन या क्या होना चाहिए? लाइफ सेल होना चाहिए। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन या क्या बोलते हैं? जीवित कोशिका। यहाँ तक समझ में आ गया? पहला लिविंग थिंग्स का पहला कैरेक्टर होना चाहिए सेल ऑर्गेनाइजेशन या उसमें लाइफ सेल होना चाहिए, यानी कि जीवित कोशिका। और कोशिका कैसे है? एक संगठन में। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सेल क्या है। जब हम सेल्स के बारे में जानेंगे तभी ना जानेंगे कि सजीव में ये होना जरूरी है। देखिए सेल्स क्या है? सेल जो होता है किसी भी सजीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जो अपना प्रत्येक कार्य खुद करती है। यानी कि सेल क्या होता है? यह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, मतलब सबसे छोटी इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक मतलब इकाई है जो अपना प्रत्येक कार्य खुद करता है। मैं अपना प्रत्येक कार्य खुद करती हूँ क्योंकि मेरे सारे अंग हैं। उसी प्रकार सेल जो होता है प्रत्येक कार्य खुद करता है क्योंकि इसके पास भी सारे ऑर्गन्स है। ठीक है, तो देखिए सेल हम अभी जो होता है इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, तो अभी हम सिर्फ ऊपरी तौर पर जानेंगे। सेल्स का जो चैप्टर रहेगा उसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो देखिए सेल जो होता है क्या होता है? कोई भी सजीव व्यक्ति है, किसी भी सजीव, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सेल होता है, कोशिका होता है। बिना कोशिका के वो वस्तु सजीव हो ही नहीं सकती है। और हमारे अंदर जो होता है ट्रिलियंस ऑफ सेल है, लेकिन हम सेल्स को जो होता है नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जब भी किसी सजीव का निर्माण होना शुरू होता है तो उसमें सबसे पहली जो होता है यूनिट ऑफ मतलब लाइफ, उसका सबसे छोटी क्या होता है? सेल्स उसमें निर्मित होता है। ठीक, सेल। और सेल में भी जो होता है पहला किसका सेल्स, कौन सा पहला सेल्स का निर्माण होता है? जाइगोट। देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कि किसी भी सजीव में जो होता है सबसे जरूरी है क्या? तो सेल है। सेल यानी कि कोशिका। जैसे ही उसके शरीर में सेल्स बनने शुरू हो जाए तो पहला सेल कौन बनता है? जाइगोट बनता है। पहला सेल कौन बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? युग्मनज। पहला सेल क्या होता है? जाइगोट बनता है। ये क्वेश्चंस में आता है कि फर्स्ट सेल ऑफ लिविंग सजीव के शरीर का पहला सेल कौन सा है? तो वो है जाइगोट। ये हमेशा क्वेश्चंस में आता है कि सजीव के शरीर का पहला सेल कौन सा है? तो वो है जाइगोट। अब देखिए जाइगोट में क्या होता है? जैसे ही जो होता है सेल डिवीजन, देखिए कोशिका विभाजन शुरू होगा किसका? तो जाइगोट का। सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन यानी कि
कोशिका विभाजन। किसका विभाजन होगा? इस जाइगोट का। और जैसे इस जाइगोट में विभाजन होगा तो ये जाइगोट क्या होता है, छोटे छोटे जो होता है सेल्स के रूप में निर्मित हो जाएगा। ये क्या हो गए? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि कोशिका के समूह। और देखिए आप लोग ने पढ़ा है कि कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक यानी कि टिश्यूज कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा आगे चल के? इसी को हम क्या बोलते हैं? उत्तक। उत्तक यानी इसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू। अब देखिए यहाँ पर जो होता है आप लोगों ने क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमारे ब्लड में जो होता है कौन सा सेल होता है, हमारे मसल्स नहीं से हमारे ब्लड में कौन सा टिश्यूज होता है, हमारे मसल्स में कौन सा टिश्यूज होता है, हमारे स्किन का कौन सा टिश्यूज होता है। तो इतने सारे टिश्यूज आए कहाँ से? तो वो आए यहीं से। जैसे कि ये जो पहला सेल बना और उसके सेल बनते ही पहला सेल कौन बना? जाइगोट। और जाइगोट में जैसे ही कोशिका विभाजन होता है, इस जाइगोट का एक प्रकार का सेल है और इस सेल में जैसे ही कोशिका विभाजन होता है तो ये सेल जो होता है छोटी 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 सेल्स में बदल जाते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज। यहाँ देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दो सेल जो होता है अलग प्रकार के टिश्यूज बनाएंगे, ये दो सेल जो होता है अलग प्रकार के टिश्यूज बनाएंगे, ये दो सेल होता है अलग प्रकार के टिश्यूज बनाएंगे। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे जो होता है ब्लड में कौन सा सेल होता है, हमारे मसल्स में हमारे ब्लड में कौन सा टिश्यूज होता है, हमारे मसल्स में कौन सा टिश्यू होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कनेक्टिव टिश्यू यानी कि सहयोजी ऊतक, इसके बाद होता है आपका मस्कुलर टिश्यू और इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू। मतलब इसमें जितने टिश्यूज है यहीं पर अलग अलग प्रकार के टिश्यूज बनते हैं और अलग अलग टिश्यूज बनने के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण भी अलग अलग टिश्यूज से होता है। यानी कि हमारे जो होता है ब्लड का निर्माण किससे हुआ है? संयोजी ऊतक से, कनेक्टिव टिश्यू से हुआ है। यानी कि शरीर का जितने भी अंग है वो अलग अलग प्रकार के टिश्यू से बना है, ठीक है। और अलग अलग टिश्यू कैसे बने हैं? तो अलग अलग प्रकार के सेल्स से बने हैं, ठीक। तो अब इस टिश्यू से हमारे शरीर में किसका निर्माण होगा? हमारे शरीर में इस अलग अलग प्रकार के टिश्यू से क्या बनेगा? तो हमारे शरीर में ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन, इसको हम क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं, ठीक। ऑर्गन्स बनेगा। अब ऑर्गन्स देखिए अलग अलग टिश्यूज है, जैसे कि हमारे हाथ अलग टिश्यूज के बने हैं, हमारे नाखून अलग टिश्यूज के बने हैं, हमारे गर्दन अलग टिश्यूज के बने हैं, हमारे स्किन अलग टिश्यूज का बना है, ब्लड अलग टिश्यूज का बना है, इसके बाद बोन जो होता है अलग टिश्यूज का बना है। यानी कि हमारे शरीर का जितना भी अंग है वो सब अलग अलग प्रकार के टिश्यूज से बने हुए हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखिए अंग का निर्माण होने के बाद अगला क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है, यानी कि क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंग तंत्र। ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। देखिए हमारे शरीर में होता है बहुत सारे ऑर्गन्स है और सबका काम जो होता है अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर सारे ऑर्गन्स जो होता है एक अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि आप समझते हैं, सपोज कीजिए कि आप जो होता है डाइजेशन पे चलते हैं, आपने एक रोटी खाया, रोटी कहाँ गया? माउथ में। माउथ का क्या काम है? उस रोटी को तोड़ना यानी कि पचाना। इसके बाद वो रोटी कहाँ गया? फूड पाइप में। फूड पाइप का क्या काम है? तो उस रोटी को जो होता है पेट में ढकेलना। इसके बाद पेट का क्या काम है? तो उस रोटी को क्या करता है? पचाना। इसके बाद पेट कहाँ उसको भेजता है? छोटी इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। तो छोटी आंत में क्या होता है? उस भोजन को पचाना। फिर छोटी आंत कहाँ भेजता है? बड़ी आंत में, यानी कि उस भोजन से जो होता है पानी को ऑब्जर्व करना कहाँ होता है? बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत से जो होता है अनपचा भोजन कहाँ जाता है? रेक्टम में। रेक्टम के बाद जो होता है भोजन कहा जाता है एनस यानी गुर्दा में, और शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी कि आप देखते हैं कि हमारे शरीर में जो होता है कुछ ऑर्गन्स जो होता है एक अलग प्रकार के सिस्टम्स के थ्रू काम करता है और वे एक अलग उनका एक कार्य है। जैसे कि डाइजेशन के कार्य में इतने सारे अंग जो होता है भाग ले रहे हैं। यानी कि हमारे शरीर का हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं वो एक जो होता है एक सिस्टम में काम कर रहे हैं और एक अलग प्रकार के सिस्टम बना रहे हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ अलग काम कर रहे हैं,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ अंग का अलग काम है। और इसके बाद होता है सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ अलग ही अंग काम कर रहे हैं। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ अलग अंग काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे शरीर का कुछ अंग जो होता है एक अलग प्रकार के सिस्टम बना रहे हैं, कुछ अंग एक अलग प्रकार के सिस्टम बना रहे हैं, कुछ अंग एक अलग प्रकार के सिस्टम बना रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि कुछ कुछ अंग जो होता है अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स का निर्माण कर रहे हैं, जिससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन, इसके बाद होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये जो होता है शरीर के अलग अलग प्रकार के सिस्टम का निर्माण होता है। और जैसे ही एक सिस्टम बनकर तैयार होता है, जैसे ही क्या होता है, जैसे ही एक सिस्टम बनकर तैयार होता है तो एक लिविंग शरीर का निर्माण होता है। कैसा शरीर? लिविंग शरीर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीवित कोशिका, लिविंग शरीर, सॉरी लिविंग बॉडी का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जीवित शरीर, लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। जैसे ही ऑर्गन सिस्टम बन के तैयार होते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है? एक लिविंग बॉडी का निर्माण होता है, लिविंग बॉडी। और लिविंग बॉडी में क्या होना चाहिए? एक सजीव के बॉडी में क्या होना चाहिए? तो सेल होना चाहिए। आ गया ना फिर उसी पॉइंट पर, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से जो होता है शुरू हुआ और वापस जो होता है इसी पॉइंट पर आ गया। देखिए, किसी भी सजीव में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें सेल रहना चाहिए, सेल यानी कि कोशिका होना चाहिए। और कोशिका होते ही पहली कोशिका कौन बनता है? तो जाइगोट बनता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट सेल ऑफ लिविंग। इसके बाद होता है इस जाइगोट में होता है सेल डिवीजन होता है, जिसमें बहुत सारे जो होता है सेल्स बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज, यानी कि कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। और उत्तक जो होता है, विभिन्न प्रकार के उत्तक से हमारे विभिन्न प्रकार के ऑर्गन बनते हैं। और जब विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स बन जाते हैं तो उसमें से कुछ ऑर्गन्स का अलग काम होता है, कुछ ऑर्गन्स का अलग काम होता है, कुछ ऑर्गन्स का अलग काम होता है। और वो क्या करते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम्स का निर्माण करते हैं। सिस्टम बताइए कि यहाँ पर सिस्टम क्यों लगा? मान लेते हैं आपको रोटी खाना है, तो क्या पेट फाड़ के रोटी घुसा देंगे कि यहाँ से हमारा पाचन शुरू हो जाएगा? नहीं, पहले दांत क्या करता है? उस रोटी को जो होता है तोड़ता है, इसमें लार लगा होता है जो उस रोटी को लपेटता है ताकि वो फूड पाइप के थ्रू अंदर जाए। तो ये क्या होता है? एक सिस्टम के थ्रू काम करता है। मान लेते हैं आपको सांस लेना है, तो डायरेक्ट यहाँ से फेफड़ा में ही सांस लेना शुरू कर देंगे, बाहर की हवा? तो नहीं, तो वो नोज से जाएगा, नाक से जाएगा। तो क्या है? तो एक सब जो होता है एक सिस्टम की तरह काम करता है। तो इसीलिए जो होता है एक ऑर्गन सिस्टम हुआ। और ऑर्गन सिस्टम होते ही वो एक लिविंग बॉडी के रूप में तैयार हो गया, ठीक है। और लिविंग बॉडी होते ही फिर आ गया कि लिविंग बॉडी में क्या होना चाहिए? कोशिका होनी चाहिए। तो आप समझ गए कि ये सजीव का जो होता है पहला कैरेक्टर है। और इसके आधार पर जो होता है हम समझ सकते हैं कि हम जो होता है सजीव है और ये बोर्ड क्या है? ये निर्जीव है। क्या इस बोर्ड में जो होता है सेल्स है? क्या इस बोर्ड में सेल्स का डिवीजन होता है? क्या इसमें टिश्यूज बनते हैं? क्या इसके ऑर्गन है? क्या ये काम करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का लिविंग। और मैं क्या हूँ? एक प्रकार का, सॉरी, ये क्या है? एक प्रकार का नॉन लिविंग। और मैं क्या हूँ? एक प्रकार का लिविंग। यानी कि बोर्ड जो होता है एक निर्जीव है और मैं क्या हूँ? एक सजीव। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, यहाँ पर ही जो होता है, यहाँ पर भी हम जो होता है जूलॉजी के सिलेबस को कवर करते हैं। बायोलॉजी में हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं, एक होता है पादप यानी पेड़ पौधे, एक होता है जीव जंतु यानी कि हम सभी, ठीक है। तो हम सभी को किस चीज के बारे में अध्ययन करना? अपने बारे में। अपने बारे में हम क्या अध्ययन करते हैं? पहले तो हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल्स के बाद हम जो होता है टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, टिश्यूज के बाद हम जो होता है ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, अपने शरीर के ऑर्गन्स। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद जो होता है नर्वस सिस्टम। इन सारे सिस्टम्स को हम जो होता है पढ़ते हैं। और हम जैसे ही अपने सारे सिस्टम्स को पढ़ लिए तो एक का हुआ एक लिविंग बॉडी जो होता है, लिविंग बॉडी का जो होता है निर्माण हो गया। तो ये एक प्रकार से पहला जो था सजीव का पहला कैरेक्टर हम पढ़ लिए। अब हम चलते हैं सजीव के दूसरे कैरेक्टर पर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे सजीव का दूसरा कैरेक्टर। या ये जो किसी भी सजीव में सेल्स होना चाहिए, क्या होता है? पहला कैरेक्टर। और हम अभी पढ़ रहे हैं इसका दूसरा कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य नाम से आप सभी परिचित है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये कैसे सजीवों का एक कैरेक्टर होगा? कैसे हम
पहले हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे, तब ना हम जानेंगे कि ये सजीव में होना चाहिए, ये इस बोर्ड में होना चाहिए, या ये मुझ में होना चाहिए, या इस मार्कर में होना चाहिए। तो हम जानेंगे कि जीव द्रव्य होता क्या है। ठीक है, तो देखिए जीव द्रव्य जो होता है क्या होता है, ये भी होता है सेल के अंदर। सेल जो होता है, सेल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल में क्या होना चाहिए, जीव द्रव्य होना चाहिए। जीव द्रव्य यहाँ पर दिख गया कि इस द्रव में क्या है, जीव द्रव्य। ठीक, हम जानेंगे कि जीव द्रव्य होता क्या। देखिए ये एक बहुत बड़ा मान लेते हैं सेल है, ये क्या है, एक सेल है। सेल इतना बड़ा नहीं होता है। सेल की देखिए हमारा शरीर जो होता है ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। जब आप एक सुई लीजिएगा ना, सुई को नोक से ऐसे इसे निकालिएगा ना, तो उस सुई के नोक पर जो होता है बहुत हजारों जो होता है सेल्स मौजूद होंगे। तो इतनी छोटी मतलब उसका जो नोक होता है सुई को, उस पर हजारों सेल्स मौजूद होते हैं। तो हम जो होता है सेल्स को यानी कोशिका को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमारा पूरा शरीर जो होता है कोशिका से मिलकर बना है। तो हम कोशिका को कैसे देखते हैं, तो हम कोशिका को जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इस कोशिका को देखते हैं। यहाँ समझने के लिए हम जो इस फिगर को जो होता है बनाया है। ठीक है, बड़ा सा। अब यहाँ बात आती है कि ये क्या है। देखिए ये एक प्रकार का सेल है। ठीक, ये क्या है, इसको और बड़ा बनाते हैं समझने के लिए। देखिए ये एक प्रकार का सेल है। सपोज कीजिए कि अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप किसी से आलू खरीदते हैं, तो मान लेते हैं आप जो आलू खरीदे, तो क्या आलू वाला आपको बस हाथ ही में ऐसे आलू दे देता है कि ऐसे ले जाइए? वो एक झिल्ली देता है, एक प्लास्टिक देता है कि आप उसमें लेकर जो होता है आलू को घर ले जाइए। तो ठीक इसी प्रकार मान लेते हैं सेल है, तो सेल में जो सेल के अंदर जो सामान पाए जाते हैं तो वो बाहर ना आ जाए, इसीलिए इसको जो होता है एक झिल्ली में जो होता है रखा गया है। इसके कौन से, एक झिल्ली में रखा गया है। इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। और इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि ये जो होता है कोशिका एक झिल्ली के अंदर बंद रहता है, यानी कि इसके बाहर एक झिल्ली लगी होती है। इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। यहाँ तक समझ में आ गया।